रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अच्छा ये मतलब डॉक्यूमेंट्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट सारे शेयर्ड है, मैंने अभी लिख दिया था तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपके पास जो है ना वो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीपीज में, मतलब अभी तक जो पुराने चल रहे थे वो हैं पीपीए बेस्ड, जो कि अपफ्रंट लॉन्ग टर्म पावर परचेज हैं या जिसमें आपने कॉस्ट प्लस पे लिए हुए हैं, और मर्चेंट प्लांट्स हैं जो कि फ्यूचर में अब आप ये देख रहे हैं कि जो कि कॉम्पिटेटिव होलसेल मार्केट्स में होंगे और ये खुद ब खुद आएंगे और अपनी मर्जी के रेट देंगे, फिर उस पर जो भी आपस के अंदर कोई कम दे रहा होगा कोई ज्यादा दे रहा होगा, तो इस तरीके से चीजें आगे इंशाल्लाह इवॉल्व करेंगी। ये डिफरेंट पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान में आती रही हैं। 1992 में पीपीए पहली बार आईपीपी आया था, तो हपको पहली बार इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में पहला आईपीपी हपको था। फिर 1994 के अंदर पॉलिसी आई, 15 आईपीपीज आए, फिर 1995 में हाइड्रो पॉलिसी आई, फिर उसमें पहला हाइडल आईपीपी हपको लेके आया। 2002 में फिर नई पावर पॉलिसी आई, उसके तहत 15 आईपीपीज आई। 2006 में एनर्जी पॉलिसी आई, इसके तहत 30 आईपीपीज आए। फिर 2015 में आईपी पावर पॉलिसी के तहत सीपैक के काफी प्रोजेक्ट्स इन हुए। तो इस तरीके से और अभी और इवॉल्व हो रहा है ये डिफरेंट। तो डायरेक्टली क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये इश्यूज थे कि गवर्नमेंट जो है ना वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे उसके पास, और ये कैपेसिटी चाहिए थी, इसलिए वो आईपीपीज की तरफ मूव की थी। बट अगर ये वो टाइम था, मेरा अपना ख्याल, खैर उस टाइम तो 1985 में तो क्योंकि दुनिया में भी इतना नहीं था, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को जब ये इतने मसले मसाइल करते करते जब पाकिस्तान ये 1995 या 2002 तक पहुंचा था ना, तो शायद ये वाला जो अभी काम है ये वहां कहीं जो स्टार्ट करते तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसके अंदर शायद बेहतरी होती। आज हमारे पास शायद वो मार्केट कहीं ना कहीं बैठी हुई होती। अच्छा, जो यूनिट्स नेट मीटरिंग से कई को एक्सपोर्ट होते हैं उनको कई किस हिसाब से नेट ऑफ करती है, ऑन यूनिट्स के चार्जेस क्या होते हैं? यार वो बास्केट प्राइस के लिहाज से करती है, और वो ऑलरेडी कई ने निकाले हुए होते हैं, मतलब कई नहीं, नेपरा ने निकाले हुए होते हैं। मेरा ख्याल है अभी वो रेट जो है ना 12 रुपए है, बट अभी अपडेट हो गया हो तो आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम वो डेट कोई 12 रुपए के आसपास था, जो कि कई की मतलब जो कि सीपीपी की परचेज प्राइस होती है। इन्होंने ये रखा हुआ है कि भाई सीपीपी की बास्केट परचेज प्राइस है 12 रुपए, तो आपसे जो सोलर को नेट ऑफ करेंगे वो भी 12 रुपए पे करेंगे। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होकर 14 रुपए हो जाएगी तो आपसे भी सोलर जो नेट ऑफ करेंगे वो 14 रुपए पे करेंगे। अच्छा, ये हम टैरिफ पीपीए का जो टैरिफ होता है वो अगर आप किसी के साथ थर्मल स्टाइल के अंदर दे रहे होंगे एज आईपीपी, तो थर्मल के अंदर जब भी वो देगा वो ये कंपोनेंट्स पूरे करके देगा। ये एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा अली के पॉइंट से भी मिलता जुलता है, बट अभी हम विंड सोलर पे नहीं आ रहे। जनरली ये होता है कि मैं जब भी मैं एक आईपीपी हूँ और मैं आईपीपी लगा रहा हूँ, और मैं जब लगाऊंगा तो मैं आगे जब दूंगा किसी भी, मतलब फर्स्ट क्या वो गवर्नमेंट है, फर्स्ट क्या वो के इलेक्ट्रिक है, जो भी परचेजिंग एजेंसी है, तो मैं अपनी ये चीजें कैलकुलेट करूंगा कि यार मेरा कैपेसिटी चार्ज इतना आ रहा है, जिसमें मैं अपनी इक्विटी रखूंगा, जिसमें मैं O&M के पैसे रखूंगा, इंश्योरेंस डालूंगा, वर्किंग कैपिटल डेट सर्विसिंग का मतलब है कि जो मुझे लोन वापस पे करना है उसके पैसे डालूंगा। फिर मैं उनको बताऊंगा यार एनर्जी में मेरा फ्यूल कॉस्ट इतना आता है और वेरिएबल O&M उस फ्यूल की वजह से इतना आता है। फिर अदर सप्लीमेंट में आमतौर पे स्टार्टअप कॉस्ट वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, जो कि अल्टीमेटली ये कॉस्ट जो है वो इसलिए होती है कि अगर बार बार आपको ऑन एंड ऑफ किया जा रहा है तो कभी कभी अलग से पार्ट भी बन जाता है, और कभी कभी आप इसको कैपेसिटी के अंदर ही सबस्यूम कर लेते हो। तो इससे आपके वो पैसे निकल के आते हैं जो कि आप अपफ्रंट या कॉस्ट प्लस टैरिफ जो है ना फिर आगे बेचने के लिए दे रहे होते हो। हम कोई नेपरा से अभी डाउनलोड करके एक देख भी लेंगे। और इसमें जो टेक और पे और टेक एंड पे की गेम है, कि टेक और पे के अंदर आपके पास ये था कि अगर आपने ली एनर्जी या नहीं ली, तो ये लिखा हुआ है प्रोवाइड्स गारंटी रेवेन्यू फॉर द सेलर इवन इफ द बायर डिसाइड अगेंस्ट एक्चुअली परचेजिंग द आउटपुट, तो आपने देने ही देने हैं। और पाकिस्तान का जो एक प्रॉब्लम अभी तक चलता है जिसकी वजह से एक सर्कुलर डेट का एक वजह जो है वो टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टेक एंड पे के अंदर आपके पास ये होता है कि इसमें गारंटी नहीं होती कि आपको आपसे हर वक्त हम बाय करेंगे, बल्कि रैंडमली होता है कि भाई ठीक है यूज हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से है। फ्यूचर के अंदर टेक एंड पे जो है ना वो इवॉल्व हो जाते हैं, अगर कैपेसिटी मार्केट है आपकी तो वो बन जाते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था ऑप्शंस, कि मैं किसी एक जनरेटर को मैं पैसे दे देता हूँ कि भाई ये लो 10,000 रुपए रख लो, और मैं तुमसे जो है ना मेरा एग्रीमेंट है कि मैं जब चाहूँ तुमसे 200 मेगावाट ले सकता हूँ। तो वो एक तो उसमें टेक एंड पे होता है, अब मैं 200 मेगावाट नहीं लूंगा तो पैसे नहीं दूंगा, और 200 मेगावाट लूंगा तो पैसे दूंगा। तो इस तरीके से ये फ्यूचर में इवॉल्व हो जाता है। अच्छा, ये रीजनल कंपोनेंट्स इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस में अच्छा ये पुराने चैलेंजेस हैं, अभी भी लॉसेस को भी छोड़ देते हैं, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, सर्कुलर डेट का हमारे पास मसला है
जो मोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, सर्कुलर डेट जिसकी वजह से बढ़ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज हैं, थेफ्ट हैं, कमर्शियल लॉसेज हैं जिसकी रिकवरी नहीं हो रही, टैरिफ एडजस्टमेंट में डिले है कि आज अगर टैरिफ एडजस्ट होना है तो 6 महीने बाद जाके एडजस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, वो गवर्नमेंट सब्सिडी टाइम पे पे नहीं कर रही होती तो वो भी ऐड हो जाता है, फ्यूल प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, हायर होती रहती हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट है आपके हाथ में नहीं होती है, डॉलर बेस कॉस्ट है बहुत ज्यादा, तो डॉलर बेस की वजह से आपका पाकिस्तानी रुपी जो है वो डिवैल्यू होता रहता है और आपका सर्कुलर डेट बढ़ता रहता है, तो इसीलिए आपका इस टाइम जो है ना एक बहुत बड़ा मसला सर्कुलर डेट है। अच्छा जी, ये कैपेसिटी ट्रैप रैप ये सब हम इसको भी नहीं कर रहे डिस्कस, हम आते हैं इस पे। ये आई कैप की एक प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट है। अच्छा, ये है आपके पास, अल्टीमेटली बार बार हम बात कर रहे हैं कि पुराने मॉडल से जिसमें ये होता था नेपरा कॉस्ट प्लस आरओई, बट अब हम अल्टीमेटली चले जाएंगे कॉम्पिटेटिव बिडिंग पे, ठीक है जी। अच्छा, ये वो पॉइंट लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि नेपरा आल्सो डिटरमाइन द टैरिफ ऑफ फॉर सर्टेन फ्यूल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री बेंचमार्किंग, दिस इज कॉल्ड अपफ्रंट टैरिफ, इन्वेस्टर कैन ऑप्ट फॉर इट ऑन फास्ट ट्रैक। मतलब फर्ज किया अभी की सिचुएशन में अगर बोलूं तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो ऑफशोर विंड है, मतलब जो कि सी साइड पे लगते हैं, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो सेंट्रल हीटिंग वाला सोलर होता है जिसमें आप अ, मतलब सोलर प्लेट्स के बजाय डिशेस यूज करके, मिरर टाइप यूज करके सॉल्ट को एक जगह गर्म करते हो और उसके थ्रू एनर्जी जनरेट करते हो, वो भी पाकिस्तान में सीएसपी कहलाता है ना, वो भी नहीं है पाकिस्तान में। तो अगर नेपरा चाहे कि यार ये दोनों टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में आए, तो नेपरा पहली बार उनका टैरिफ खुद से निकाल के अपलोड कर दे तो वो कहलाएगा अपफ्रंट टैरिफ, और वो अट्रैक्शन के लिए होगा लोगों को, कि लोगों को पता होगा कि यार अगर मैं इस पे इन्वेस्ट करता हूँ मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो लोग उस अपफ्रंट टैरिफ को देखते हुए पहली बार उस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल उसके ऊपर जाहिर बात है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता कि भाई उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एक दो पॉइंट है बस वो जल्दी से कवर करते हैं पहले। अच्छा, ये रिस्क विस्क तो आप पढ़ते रहिएगा, इसका कोई मसला नहीं है। ये रिपोर्टें हैं, सर्कुलर डेट के जो कंपोनेंट्स हैं ये यहाँ पे इन्होंने सारे ऐड किए हैं दोबारा से, कि ये सर्किल के तौर पे ये इस तरह एक सर्कल बन जाता है कि अगर इस एंड पे बिजली चोरी होगी और कंज्यूमर पे नहीं करेंगे तो आपकी पूरी कॉस्ट डिस्को को नहीं जाएगी, डिस्को के पास पैसे नहीं होंगे तो वो एनटीडीसी सीपीपीए को नहीं देगा, सीपीपीए के पास पैसे नहीं होंगे तो वो आईपीपीज को नहीं देगा, आईपीपीज के पास पैसे नहीं होंगे तो वो पीएसओ और एसएसजीसी को नहीं देगा, और उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे कहाँ से, या जहां से वो परचेज कर रहे हैं या जो भी अपना। तो ये एक साइकिल बन जाता है जिसकी वजह से आपके पास एक पूरी एनर्जी चेन जो है ना वो इसके अंदर जकड़ जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, अच्छा ये डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स हैं जो कि जब आप करते हो ना तो ये सारे एग्रीमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, बट ऑब्वियसली पीपीए के अलावा अगर आपके पास है तो आपको फ्यूल भी चाहिए, आपको वो चीज इंप्लीमेंट भी करानी है, लॉन्ग टर्म सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स करने पड़ते हैं, O&M कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, व्हीलिंग ये सब करना पड़ता है। इसकी फिलहाल हम डिटेल में नहीं जा रहे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। एक दो, अच्छा इसमें, अच्छा इन्होंने खैर ये तो पुरानी रिपोर्ट है तो इन्होंने सारी उसकी लॉसेस और चीजें उस जमाने के इसमें ऐड किए हुए हैं सारे। और इसमें एक जो काम की चीज है वो है कि आप नेपरा की इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को अगर आप देख लेना, तो ये इन्होंने शायद लिंक चेंज कर दिया, हम यहाँ से देख लेते हैं। नेपरा, अच्छा मेरे पास कोई और डॉक्यूमेंट, हाँ ये एक अलग चीज है। अच्छा इसमें जो आपके पास है मैंने शायद नई वाली डाउनलोड, हाँ ये रही। नेपरा जो है ना आपके पास मुख्तलिफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स निकालता रहता है, जैसे अभी अभी उसने कुछ दिन पहले ही अपलोड की है एनटीडीसी और के इलेक्ट्रिक की 2021 की एवेल्युएशन रिपोर्ट डाली है। आपके पास इसके अंदर जो है ना सारे लॉसेज और चीजें आ रही होती हैं, अगर आप इसमें जाके देखेंगे वो सब चीजें बता रहा होता है कि इनका रिलायबिलिटी इंडेक्स क्या है, ये उसकी पूरी एनटीडीसी के इस टाइम कितने रीजन हैं, कितने कितने इनके पास ग्रिड्स हैं और किस तरीके से ये चल रहा है। मैं इस पे आता हूँ, ये इसमें एनर्जी नॉट सर्व, क्वालिटी ऑफ सप्लाई, फ्रीक्वेंसी, ये आप ना रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो इसमें लॉसेस की डिटेल भी होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी नॉलेज देगी, नेपरा की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। मैं इसमें दिखाना चाह रहा था आपको, कई के लॉसेस हम देखते हैं। हाँ ये तो एनटीडीसी चल रहा है। अच्छा जी, ये आपके पास, एक सेकेंड,
कई कहाँ रहेगा, एक सेकंड, कंट्रोल होम, कई पे आते हैं, कई की तरह चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है इसने। एनटीडीसी ब्रीफ अबाउट के इलेक्ट्रिक लाइसेंस। अच्छा ये निकल गए तो एनटीडीसी आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। एनटीडीसी की लिंकेज शायद रिपोर्ट में सही नहीं है, लेकिन हम खुद देख लेते हैं। के इलेक्ट्रिक, अच्छा जी, ये के इलेक्ट्रिक की इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है कि कितने ग्रिड्स हैं, क्या चीजें हैं, किस तरह हैं, और इसके अंदर कितनी ट्रिपिंग्स आई हैं, एवरेज फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग्स की क्या रही है, क्वालिटी ऑफ सप्लाई के इश्यूज, ईएनएस के इश्यूज, और सिस्टम रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शंस। अच्छा जी, ये सारे आपके सामने हैं। इसमें इन्होंने यहाँ खैर लॉसेस तो नजर नहीं आ रहे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे तो बिना सर्कुलर डेट्स इतने इंक्रीज हो गए तो हाउ थिंग्स आर रनिंग लाइक, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसके बेसिस पे एसएचजीसी स्टिल प्रोवाइडिंग फ्यूल। हाँ जी ऐसी है, कई तो खैर काफी हद तक पे कर ही रहा होता है, बट अभी भी काफी बड़ा अमाउंट रहता है। लेकिन ये सारे वो असल में गवर्नमेंट का ओवरऑल, अगर मैं कई को हटा के सोचूं तो सब हर जगह गवर्नमेंट ही है ना। तो बैक पीएसओ गवर्नमेंट ऑन कर रही है, एसएचजीसी गवर्नमेंट ऑन कर रही है, डिस्कोर्स गवर्नमेंट ऑन कर रही है। तो वो एक आपस के अंदर ही चक्कर चल रहा है। मतलब वो पीएसओ शोर तो मचा रहा है इंटरनली कि भाई पैसे चाहिए, लेकिन बैक एंड पे मिनिस्ट्री भी एक है, सब कुछ एक है, तो वो कहते हैं यार दे दो। तो इस चक्कर के अंदर वो चीजें चल रही हैं, बट आपकी बुक्स जो है ना वो सब एंटिटीज की वो वीक हुई हुई है इस चक्कर के अंदर। ये प्रॉब्लम है। अच्छा मैं आपको टैरिफ इन्होंने कहा था, तो हम टैरिफ किसी उसका देख लेते हैं, आईपीपीज में विंड का देख लें जी, विंड का देख लेते हैं। विंड पे इन्होंने हमें कहा कि हम देख लेते हैं किसी का भी, एक्ट का देख लेते हैं। चले जी, शुरू में क्वार्टरली इंडेक्सेशन, क्वार्टरली, ऐसा इसका इससे पुराना तो पड़ा ही नहीं हुआ। तो मैंने वैसे एक ग्रुप पे भेजा है अभी ट्राइकॉम का लास्ट। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, नहीं वो मुझे असल में वो चाहिए जो उसने ओरिजिनल डिटरमिन किया, इंडेक्सेशन वाला नहीं चाहिए, क्योंकि असल नहीं, ओरिजिनल के मैंने अंदर मैंने क्लॉज। वही भेजा है। अच्छा मैंने ओरिजिनल भेजा इंडेक्सेशन है, वाला। एक सेकंड मैं अभी हम्म। डाउनलोड करता हूँ, एक सेकंड। ये तो जो ट्राईकॉम ने अप्लाई किया है, तुमने वो दिया है। चलो, सर अथॉरिटी ने डिटरमिन किया है इसको। वो हाँ हाँ, ये लेकिन ये फाइल जो तुमने भेजी है अथॉरिटी वाली भेजो ना। एक मिनट सर। रुको, ट्राईकॉम मैं कर लेता हूँ यार, यहीं से कर लेते हैं। असल में जो आप कंपनी उसका देखोगे ना, तो उसमें तो उसने अपनी मर्जी की चीजें डाली भी होती हैं, बट असल चीज होती है कि इनको दिया कितना गया है। बुर्ज का निकाल लें, बुर्ज का निकालते हैं। नहीं नहीं सर, वो नहीं मिला हमें। ये रहा ना, डिसीजन अथॉरिटी इन मैटर ऑफ टैरिफ पिटीशन। हाँ मतलब वो हुआ ना हो, लेकिन टैरिफ तो कभी ना कभी निकला होता है ना। ये रहा, ये 2015 का एक ऑर्डर है, ये मैंने कर लिया है। अभी हम इसकी शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है ना, ये अब इसमें मैं आपको, नहीं ये तो बहुत ही कोई छोटी सी फाइल है यार, धोखा हो गया। छोटी कंपनी छोटी फाइट। लेटेस्ट वाले में से ले लेते हैं किसी का। ईरान पाक को भी टैरिफ तो मिला था मुझे लग रहा है, टैरिफ। सर इंडस का मैंने, इंडस का वो भी लेटेस्ट ही है। ये रहा है, चलो इसका आ गया। अच्छा, ये हमने एक बार पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट ये इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें ये है कि ये देखें, ये कंपनी है, उसने अप्लाई ये किया है कि भाई ईरान पाक के नाम से हम हैं, और 50 मेगावाट है, इस जगह लगाएंगे, ये एरिया है, 25 साल की डेट है, ये मॉडल होगा, ये कैपेसिटी होगी, इतनी एनर्जी बनाएंगे। अच्छा वो बता रहा है कि मेरी जो कॉस्ट है ना वो ये आएगी, ईपीसी कॉस्ट जो है मेरी इतनी मिलियन है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट इतने मिलियन है, इंश्योरेंस इतने मिलियन है, फाइनेंसिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर ये है कि मैं 25% अपनी जेब से पैसे डालूंगा, 75% लोन लूंगा, और लोन के अंदर फर्दर 40% मैं लोकल बैंक से लूंगा, लोकल जगहों से लूंगा, और 60% फॉरेन जगहों से लूंगा। इंटरेस्ट रेट जो होगा फॉरेन जो होगा वो डिपेंड करेगा लाइबोर के ऊपर, लंदन एक्सचेंज का जो रेट होगा उसके ऊपर, जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके ऊपर 4.25% का स्प्रेड पे किया जाएगा, और लोकल के अंदर जो भी काइबोर चल रहा है उसके ऊपर 2.5% का स्प्रेड पे किया जाएगा। अच्छा, अब एक तो वेरिएबल कंपोनेंट आपको सामने ही नजर आ गया है, एक तो इसकी एडजस्टमेंट हो रही होती है हर वक्त
कि आपके पास क्या हो रहा होता है कि अगर काइबोर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली आपका टैरिफ चेंज हो जाएगा, अगर लाइबोर चेंज हो गया तो आपका टैरिफ चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, पहली पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा, 15% IRR बेस्ड है, O&M कॉस्ट इतनी है, इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी है, इन्होंने इनिशियल ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब इसने इसमें लिखा होगा कि ईपीसी कॉस्ट सही है नहीं सही है, ये नेपरा चेक करेगा, O&M कॉस्ट सही है नहीं सही है, सब चीजें चेक करके फाइनली आप इसमें सब पढ़ते 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 अगर आप नीचे पहुंचेंगे तो ऑर्डर पे आ जाते हैं हम फाइनली। एक सेकेंड, हाँ ये रहा ऑर्डर, शो हो गया है। अच्छा, ऑर्डर में अब आपको ऑर्डर सबकी स्क्रीन पे आ गया। हेलो, Yes, sir. ठीक जी है। सर आ गया। जी जी अच्छा, इसके अंदर वो आपको बता रहा है कि हमने जो लेवलाइज टैरिफ निकाला है ना, वो ये निकाला है 5.2549, बट ये यूएस सेंट्स में 3.1140। अब 3.44 यूएस सेंट्स का मतलब ये है कि भाई असल में क्योंकि जो फॉरेन कंपोनेंट है और जो मेन चीजें हैं वो है डॉलर में, तो अगर तो डॉलर का एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो ये जो रुपीज में पैसे लिखे हुए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट। टैरिफ हैज बीन वर्कड ऑन बिल्ड ऑन ऑपरेट, ठीक है। ईपीसी कॉस्ट ये ली है, पीडीसी कॉस्ट ये सब उसने बोला इन कॉस्ट पे हमने ये आपके पास ली है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये उसने बोला मैं स्प्रेड दे रहा हूँ, 6% स्टेट बैंक की स्कीम है, 10 साल इसके, 13 साल इसके, 13% का इसने रिटर्न दिया है इनको। ठीक है जी, और नेट एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये है, O&M कॉस्ट ये आएगी पर साल जो इसने अलाउ की है। अच्छा, रेफरेंस एक्सचेंज रेट ये है, पहला पॉइंट ये आ गया। अब अगर ये रेफरेंस एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है जैसे आजकल हुआ हुआ है, अब 168 से ये हो गया 175, तो जो भी चीजें डॉलर में होंगी वो मल्टीप्लाई 168 के बजाय क्या हो जाएंगी, 175 हो जाएंगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। आगे बढ़ते हैं। अब जो, अच्छा ये अब पहला पॉइंट जो कि तुम, पहला ये होता है कि जब भी कोई प्लांट पहली बार लगता है तो हमेशा उसके टैरिफ में एक उसको दिया जाता है वन टाइम एडजस्टमेंट एट सीओडी, कि जब भी प्लांट पहली बार कमर्शियल ऑपरेशन डेट पे चलेगा तो उसको पहली एक वेरिएशन दी जाएगी। किस चीज में दी जाएगी, एक तो उसको ईपीसी कॉस्ट पे एक्चुअल कंसिडरेशन जो है ना मैक्सिमम लिमिट तक अगर उसके अंदर अंदर है तो वो उसको अलाउ किया जाएगा। फिर पीकेआर और यूएसडी के अंदर अगर कोई फर्क आ गया है तो वो भी उसको फौरन अलाउ किया जाएगा, क्योंकि आप प्रोक्योर कर रहे हो, आपका इक्विपमेंट सारा बाहर से आ रहा है, तो वो डॉलर वाला इंडेक्सेशन आपकी लग जाएगी। ये तो अभी सिर्फ मैं वन टाइम की बात कर रहा हूँ, आगे हम जो मुस्तकिल होगा वो अलग से बात करेंगे। अच्छा, इसी तरह इसमें वो बता रहा है कि एट द टाइम ऑफ सीओडी स्टेज एडजस्टमेंट द पेशनर विल हैव प्रोवाइड अ कंफर्मेशन फ्रॉम द ईपीसी फुलेस्ट कंप्लायंस ऑफ सेम डिजाइन दिस। अच्छा, ये तो सिर्फ देना है। अच्छा, पीडीसी ये नेक्स्ट आ गई, इंश्योरेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और फाइनेंसिंग फी जो है ना ये एज पर एक्चुअल होगी। जो अब आपने इसमें कंसिडर किया इंश्योरेंस 0.5%, हो सकता है एक्चुअल में आपको मिले 0.6%, तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको जमा कराने पड़ेंगे इसको, ओरिजिनल जो कि आपने असल में लिए हुए होंगे, सिर्फ मतलब आपका लेटर नहीं जो कि आपने पे किए होंगे, उस पे फिर आपको वो जो 1.1% का डिफरेंस है वो आपको अलाउ कर देगा ये। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बहुत से ड्यूटीज एंड टैक्सेस होते हैं जो रिफंडेबल नहीं होते, तो जो रिफंडेबल नहीं होते वो एज इट इज आगे पास होते हैं टैरिफ में। तो कोई भी ऐसा ड्यूटी और टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट से रीइंबर्स नहीं हो रहा वो एज इट इज टैरिफ के अंदर ये पास ऑन कर देगा, तो ये एक और एडजस्टमेंट आ गई। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि इक्विटी मैक्स ये अच्छा, फॉर इक्विटी शेयर मोर देन 20 अलाउड आरओई शैल बी न्यूट्रलाइज फॉर दैट। अच्छा, ये तो एक जस्ट जनरल पॉइंट है कि अभी हमने 80-20 पे कैलकुलेट किया है, अगर इसका रेशियो चेंज होगा तो हमारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। IDC will be recomputed at COD, ये इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी वही चीज है कि आपके पास जितनी भी 15 महीने की जो फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही है और उसके ऊपर जितनी भी इंश्योरेंस है उसके ऊपर जो भी लाइबोर कंपोनेंट लग रहा है वो भी एज पर एक्चुअल आपको रीइंबर्स हो जाएगा। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन विल बी एडजस्टेड एट COD, ये भी वही है कि जो आपको 12% 13% का रिटर्न था उसमें अगर कोई डॉलर की वजह से किसी भी वजह से कोई या आपको पूरा क्योंकि उसमें होता यूं है कि आपको कॉस्ट उस टाइम मिल नहीं रही होती और जब टैरिफ आना स्टार्ट होता है तो फिर ही कॉस्ट मतलब रिटर्न मिलता है, तो वो भी आपका एडजस्ट किया जाएगा COD पे। ठीक है जी, और ये तो लोन की बात है, लोन में भी एडजस्टमेंट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये है जो पॉइंट जिसकी वजह से टैरिफ अब हर वक्त चेंज होता रहता है। अब यहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है इंडेक्सेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन।
अब मैंने टैरिफ तो दिया 25 साल का, बट वो 25 साल में हर वक्त चेंज होता रहेगा टैरिफ। किन वजहों से चेंज होगा? पहली चीज आ गई O&M कॉस्ट। O&M कॉस्ट को ये डिपेंड करते हैं सीपीआई पे। O&M कॉस्ट जो है ना वो दो चीजें हैं। O&M कंपोनेंट दो तरह के हैं आपके पास विंड में, एक है फॉरेन कंपोनेंट, एक है लोकल कंपोनेंट। सोलर में तो अब इन्होंने ओनली लोकल कंपोनेंट देना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन कंपोनेंट का मतलब ये है कि आपकी टरबाइन है, तो टरबाइन में हो सकता है कि उसकी जो मेंटेनेंस के स्पेसिफिक लोग हैं वो बाहर से आएंगे, कोई पार्ट है वो उसका बाहर से आएगा, तो उसको आपको फॉरेन पैसे अलाउ किए जाते हैं। और लोकल के अंदर जो नॉर्मल आपके पास पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहा है, अब सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये है कि भाई आज पाकिस्तान में मैं सैलरियां दे रहा हूँ सब बंदों की मिला के जो मेरे प्लांट पे ऑपरेट कर रहे हैं 10 लाख रुपए, लेकिन मैं उनको इंक्रीमेंट दूंगा कि भाई 10% का तो इन्फ्लेशन आ रहा है, तो मैं 10% उनको इन्फ्लेशन के पैसे देता हूँ, इंक्रीमेंट दे देता हूँ अगले साल। तो वो 10% की वजह से क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट है 10 लाख रुपए वो बढ़ के हो जाएगी, फर्ज किया 11 लाख रुपए, फर्ज किया होगी नहीं 11 बट 11 समझ ले। तो वो आपको एडजस्टमेंट क्या होगी, वो टैरिफ के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। तो इसका ये फार्मूला इन्होंने यहाँ दिया हुआ होता है कि जो इन्होंने रेफरेंस सीपीआई लिया हुआ है यूएस का, और जो रेफरेंस है वो डिवाइड करके आपको फॉरेन के ऊपर एडजस्टमेंट मिलती है, और लोकल में जो पाकिस्तानी सीपीआई चल रहा है, आपने लिया 7% और अभी मार्केट में चल रहा है 10%, तो 3% की आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी। तो एक तो ये हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है इंश्योरेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये आप कहते हो कि यार 0.4% ईपीसी कॉस्ट के होना चाहिए, बट इसके अंदर अगर कोई आपके पास ऐसा है कि जरूरी नहीं है मार्केट में आपको एज इट इज चीजें मिलने लगे, तो इसमें आपके पास जो पावर परचेजर की प्राइस होती है उसकी वजह से, और जो आपकी ईपीसी कॉस्ट होती है उसकी चेंजिंग की वजह से, ये उसने यहाँ लिखा हुआ है कि रेफरेंस प्रीमियम जो है ना 0.4% है ईपीसी कॉस्ट का, बट क्योंकि डॉलर भी चेंज हो रहा है और इसको एक्सचेंज रेट पे डिवाइड करेंगे, तो ये चेंज होने की वजह से आपकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो जब इंश्योरेंस कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी तो उसकी एडजस्टमेंट भी आपको रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी इधर, ठीक है जी। इसी तरह आरओई है। आरओई के अंदर भी, क्योंकि यहाँ जो वो दे रहा है आरओई, वो आपको दे रहा है डॉलर के अंदर इन्हें। अच्छा, ये अब जो नए आईपीपीज हैं उसमें ये नहीं है, ये वाला क्लॉज नहीं है आरओई वाला, अब जितने भी आ रहे हैं, बल्कि लेटेस्ट भी 1-2 में इन्होंने शायद नहीं दिया मेरा ख्याल है, और कुछ का रिमूव भी कर दिया है। पहले आरओई ये देते थे डॉलर बेस्ड, अब इन्होंने रिमूव कर दिया, अब ये कह रहे हैं हम डॉलर बेस्ड नहीं देंगे बल्कि हम आपको रुपी बेस्ड देंगे। अगर रुपी बेस्ड होगा तो ये क्लॉज पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये डॉलर बेस्ड है और डॉलर अगर ऊपर जा रहा है, तो फिर आपका जो भी रिटर्न है वो भी डॉलर के लिहाज से ऊपर जाएगा। और ये भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कैपेसिटी पेमेंट के लिहाज से, कि शुरू से जितने भी आईपीपीज हैं उनको आप डॉलर बेस्ड रिटर्न देते रहे हो, जो कि मेरा ख्याल है कि गलत है। बल्कि मेरा नहीं, मतलब मैंने कई और जो सेमिनार सुने कि आप अगर किसी को 15-16% रिटर्न दे रहे हो तो इट्स फार अबव, कि आपके पास पाकिस्तान में जो टी बिल्स और जो गवर्नमेंट के रिटर्न होते हैं वो आमतौर पे 9-10% पे होते हैं, और 5% आप उसके ऊपर रिस्क के पे कर रहे हो, तो इट्स इनफ। 15-16% इज अ गुड रिटर्न इन रुपीज। तो आप उसको डॉलर के अंदर दे रहे हो, तो दुनिया में कहीं पे भी डॉलर के अंदर जो है ना इतना बड़ा रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप डॉलर पे दे रहे होते तो आपको शायद 6-7% का रिटर्न देना चाहिए था। तो पाकिस्तान में शुरू से आईपीपीज को डॉलर बेस्ड रिटर्न दिया जा रहा है, जो कि एक वन ऑफ द कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है आपका कैपेसिटी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना ये सर्कुलर डेट का, उसकी वजह से, क्योंकि डॉलर की वजह से हर वक्त कैपेसिटी ऊपर जा रही है और आपका रुपया नीचे जा रहा है। अच्छा, डेट पे जो इंडेक्सेशन है वो हमें अब ऊपर हम पढ़ ही चुके थे कि हर वक्त काइबोर और लाइबोर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से डेट चेंज होता रहेगा। ये उसने यहाँ लिखा हुआ है सारा। तो भाई ये अली वो सारे कंपोनेंट है जिसकी वजह से टैरिफ हर 3-4 महीने बाद भी चेंज हो सकता है, साल बाद भी चेंज हो सकता है, डिपेंड कि मैं उसको कब अप्लाई कर रहा हूँ। कंपनियां क्या करती हैं कि अपने टैरिफ के ऊपर एक रिव्यू पिटीशन देती हैं एडजस्टमेंट की नेपरा को, नेपरा उसके ऊपर फिर एक हेयरिंग शेयरिंग कॉल करके उसकी कैलकुलेशंस करके आपको एडजस्टमेंट दे देता है। अच्छा, ये तो विंड था तो इसमें फ्यूल कंपोनेंट नहीं है, बट अगर ये थर्मल होगा तो इसमें एक वेरिएशन में आपको फ्यूल कंपोनेंट भी नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास बस बाकी जनरल है। और ये अगर आप एंड पे आएंगे तो टैरिफ इस तरह कैलकुलेट हो रहा है। आपका अल्टीमेट टैरिफ क्या है, मेरे O&M के लोकल के कितने पैसे लग रहे हैं, फॉरेन के कितने पैसे लग रहे हैं, इंश्योरेंस कितने की आ रही है, रिटर्न इक्विटी कितने पैसे दे रहा हूँ, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कितने दे रहा हूँ, प्रिंसिपल पेमेंट कितनी है, और इंटरेस्ट चार्ज कितना है। ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बेसिकली जहाँ से आपने लोन लिया होगा उसको जाएगा, और जैसे ही लोन उतर जाएगा, जैसे कि ये 13वें साल में लोन उतर गया तो ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो स्टार्ट का टैरिफ है वो हाई होता है और एंड का टैरिफ लो होता है, और फिर आप बोलते हो एवरेज टैरिफ मेरा आ रहा है 5.2549।
तो बस ये है भाई, ये होता है टैरिफ। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम इसको जो है ना बस 10 मिनट 11:15 बजे हम इसको क्लोज कर देंगे। सर एक सवाल है, वो फॉर एग्जांपल ये जो आरओई मिलता है इन्वेस्टर्स को, हाँ हाँ। तो ये उन किस सूरत में मिल रहा होता है? मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, क्वार्टरली, ईयरली, किस तरह से उनको रिटर्न मिल रहा होता है? नहीं नहीं, ये असल में रिटर्न तो असूलन तो वो मंथली है ना। ये आरओई का मतलब अच्छा। क्या है, इसका मतलब यूं है कि ये पहले साल का, यहाँ से तुम समझो, पहले साल का मेरा टैरिफ है 6.3913। मैंने सही। पहले महीने में मैंने सीपीपीए को 1000 यूनिट सेल कर दिए। तो मेरे वो 1000 सही है। यूनिट मल्टीप्लाई होंगे 6.3913, और मैं एक इनवॉइस बना के सीपीपीए को जमा करा दूंगा। अब सही है। असूलन तो वो इनवॉइस मतलब बहुत हो गया तो 25-30 दिन में क्लियर होनी चाहिए। तो 30 दिन में मेरे जी। पास वो जो अ, फर्ज किया अगर 1000 यूनिट है तो वो 63,913 रुपए मुझे वापस मिल जाने चाहिए। उन 63,913 रुपए में से मैं ये मेरे इतना मेरा रिटर्न का पार्ट हो जाएगा, उसमें से फर्ज किया 11,000 रुपए, 23,000 रुपए मैं बैंक को वापस कर दूंगा, और इतने पैसे मैं O&M के सैलरियां वैलरियां ये वो सब उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो ये होता है। सही। तो आमतौर पे इनवॉइस तो मंथली बेसिस पे ही हो रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है जो कि लोग अब गवर्नमेंट को सेल करने के लिए इतने राजी नहीं है, और प्रॉब्लम हो रही है वो ये कि आपने गवर्नमेंट को आपकी साल साल की इनवॉइसेज हो जाती हैं और आपकी पेमेंट नहीं आ रही होती। वही वाला जो प्रॉब्लम है ऐसा ही। सर्कुलर डेट वाला। अभी 9 मंथ का डिले चल रहा है सीपीपी में पेमेंट्स के लिए। हाँ, तो बस ऐसा ही है कुछ चक्कर। तो वो आपके पास जो है ना पेमेंट्स इतनी डिले हो रही होती हैं। तो आरओई तो बेसिकली तो आपको मंथली है ना, मेरी इनवॉइस आई, मैंने जमा कराई, मुझे पैसे मिल गए, इनवॉइस आई। जैसे समझिए कि कंज्यूमर वाला पॉइंट है कि कंज्यूमर को आप हर महीने का बिल भेज रहे हो ना, ऐसी जनरेशन भी हर महीने का बिल वापस भेज रहा है। तो इट ऑल असूलन उसमें से हर महीने आपकी आरओई अलग हो रही है, और आपके O&M सैलरियां अलग हो रही हैं। अब आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर मैं इसको अभी छोड़ दूंगा, यार आपने जो भी दिया है, अब ये अगर ये बंदा ये जिसका भी हम टैरिफ देख रहे हैं पाक ईरान, ये लगा तो नहीं है, बट फर्ज किया ये लग गया, और लगने के बाद वो चलाता है, तो भाई उसको 9 महीने अपनी जेब से ये सारे पैसे, सैलरियां लोगों की सब कुछ अपनी जेब से पे करनी पड़ेंगी। तो और वो मैं जो पैसे पे कर रहा हूँ किसी खाते में मुझे फायदा नहीं हो रहा। तो आजकल मतलब ये भी एक लोगों का है कि यार ये प्रॉब्लम चल रहा है एक बड़ा। असूलन मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया तो 2 से 3 महीने में क्लियर हो जाने कर देनी चाहिए, वरना फिर ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ भी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर क्लोज करते हैं। मतलब अदर देन दिस भी कर सकते हैं, कोई जर्नलाइज्ड इसी चीज से रिलेटेड कोई है तो। अच्छा अली, एक पॉइंट और था, वो ये कि ये जो मैंने मंथली पेमेंट का कहा है ना, वैसे ये डिपेंड करता है कि आपका सीबीपीए के साथ पीपीए में क्या लिखा हुआ है। अगर आपका जी पीपीए जी। में मंथली इनवाइस लिखी है तो मंथली इनवाइस होगी, अगर क्वार्टरली इनवाइस लिखी है तो क्वार्टरली इनवाइस होगी। जैसे आप इवन अभी पावर सीमेंट को भी दे रहे हैं, तो आई डोंट नो आपका पावर सीमेंट के साथ मंथली इनवाइस का एग्रीमेंट है या क्वार्टरली इनवाइस का एग्रीमेंट है, बट इट डिपेंड्स। मंथली है। हाँ, तो बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने रेयन को O&M सर्विसेज दी हुई है, तो मेरा रेयन के साथ जो एग्रीमेंट है वो ये है कि मैं आपको क्वार्टरली की जो है ना वो पेमेंट करता हूँ, मैं रेयन को क्वार्टरली की पेमेंट करता हूँ, बट इट डिपेंड्स ये ऑन योर एग्रीमेंट एज वेल कि आप एग्रीमेंट में क्या लिख रहे हो। सर वैसे जस्ट समझने के लिए, ये जो ओएनएम की पेमेंट होती है, ये पर किलोवाट के हिसाब से आप लोग दे रहे होते हैं, या इसका क्या पूरे प्लांट की नहीं बात नहीं नहीं, होती है हमने इसमें? जर्नलाइज हमने किया हुआ है, जर्नलाइज किया हुआ है। हमने उनके साथ मतलब यूं किया हुआ है कि हमने ओवरऑल साल के पैसे लॉक किए हुए हैं कि यार इतने पैसे हैं। अब उसके अंदर हमने उनके साथ मतलब एक यूनिट्स भी गारंटी किए हुए हैं, और एक हमने कैपेसिटी वो सॉरी पीआर भी गारंटी की हुई है। अब उसमें ये होता है कि अगर उन यूनिट से कम होंगे तो उसमें एक पेनल्टी हमने डाली हुई है कि अगर इन यूनिट से कम आते हैं तो उसमें पर यूनिट पे हम आई थिंक 10 रुपए या पता नहीं कुछ ऐसा है कि उतना हम फिर उनकी डिडक्शन करेंगे। अगर फर्ज के साल के मेरे उसने 1 लाख यूनिट देने और वो मुझे देता है 90,000, तो मैं मतलब 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 के लिहाज से उसकी डिडक्शन करूंगा। तो इस तरह वो बाउंड है कि वो जरा अपनी परफॉर्मेंस को ओके रखे और कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे, और ताकि प्लांट जो है ना बिल्कुल सही ऑपरेट होता रहे। ये पेनल्स क्लियरिंग भी उसका स्कोप है सर? हाँ, टोटली O&M, हर चीज, ऑपरेशन, क्लीनिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग। कोई ट्रिपिंग आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सब कुछ वो हैंडल करते हैं खुद ही।
चले जी, मुझे लग रहा है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लोज करते हैं। होप सो कुछ ना कुछ जरूर समझ आ गया होगा, और मजीद इस पे कोई क्वेश्चन हो तो हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। और मतलब बहुत ज्यादा मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत ज्यादा ग्रिप है इसके ऊपर, बट ये है कि जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज मुझे है मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank मच। you, sir. Thank ठीक you. है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.